बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एएचएन का चैप्टर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने पिछली क्लास में भी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसमें हमने स्पेशली जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है और उसके अलावा भी कुछ 2-3 डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। चूँकि फ़ीमेल के जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इसलिए हम सारा उस वीडियो में कवर नहीं कर पाए। तो आज पार्ट 2 है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स का। तो इंशाल्लाह हम इसमें कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए। फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस चैप्टर इज़ गोना बी इन 3 पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे बाकी डिजीज़ेज़ है उसमें सबसे पहला जो अब हम पढ़ेंगे दैट इज़ बिनाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्यूमर्स, ठीक है। इस लफ्ज़ से या इस नाम से कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा। बिनाइन हम इस्तेमाल करते हैं स्पेशली कैंसर के लिए, जहाँ पे भी कैंसर होता है, लेकिन ऐसा कैंसर जो कि तेज़ी से ना फैल रहा हो, जो कि बहुत स्लो हो, लेकिन है, कैंसर है, ठीक है। किसी तरीके का भी है, स्लो है, फास्ट है, जो भी है, लेकिन कैंसर है। और ट्यूमर भी हमें बताता है कि एक एबनॉर्मल मास किसी जगह पे वो जमा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूमर, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें आती हैं, जिसमें लायोमास आता है, ठीक है, और पॉलीसिस्टिक ओवरी आती है। तो सबसे पहले हम इसमें यूट्राइन फेब्राइड्स पढ़ेंगे, या फिर लायोमा मास कहते हैं, ठीक है। मतलब ये नाम है, ठीक है, कुछ डिजीज़ेस है जिसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है यूट्राइन फेब्राइड्स। अच्छा जी, जो लायोमायोमास है या यूट्राइन फेब्राइड जिसको हम कहते हैं, ये क्या चीज़ है, कौन सी बीमारी है? आपको नज़र आ रहा होगा, बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर्स इन यूट्रस डायग्नोज विद हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी हम कहते हैं जब हम यूट्रस के अंदर कोई भी कैमरा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं और वहाँ का माहौल चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या मसला है। तो जब हम कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं कोई भी प्रॉब्लम मालूम करने के लिए, ठीक है, तो उससे हमें एक पता चलता है वहाँ पे अगर मासेस है, कोई भी बिनाइन ट्यूमर है, कोई भी बिनाइन स्मूथ मसल में ट्यूमर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे ये है यूट्राइन फेब्राइड है। क्योंकि यूट्रस में जो है एबनॉर्मल मास आना शुरू हो जाता है, ट्यूमर्स बन जाते हैं, और जब हम उसका हिस्टेरोस्कोपी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो दो चीज़ें आ गई, बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर। ट्यूमर तो आपको पता है कि मसल जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं साइज़ में। और हिस्टेरोस्कोपी जो है, इसका मतलब ये है कि आप यूट्रस के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट डालते हो वहाँ का माहौल चेक करने के लिए कि कोई बीमारी या मसला तो नहीं है, ठीक है। तो ये यूट्राइन फेब्राइड्स ये है, या इसको आप लायोमायोमास भी कहते हैं। इसके कुछ ख़ास साइन सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अगर होंगे, ठीक है, अगर कुछ साइन सिम्टम्स है तो वो क्या है कि एब्डोमिनल यूट्राइन ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी थ्रू वेजाइना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आएगी, ठीक है। इसके अलावा मेनोरेजिया होगा। मेनोरेजिया मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ठीक है। मेनोरेजिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। या मेट्रोरेजिया होता है। मेट्रोरेजिया क्या कहते हैं? प्रोलॉन्ग्ड मेंसेस। प्रोलॉन्ग्ड मेंसेस मतलब ये कि बहुत ज़्यादा 7 दिन 8 दिन, आमतौर पर मेंसेस 5-6 दिन होता है या 7 दिन होता है, लेकिन मेंसेस का पीरियड ज़्यादा होगा, इसमें 10-12 दिन तक भी चलता है, ठीक है। इसके अलावा पेन होगा, पेल्विक जो एरिया है वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये है लायोमायोमास के कुछ साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। इसका फिर अगर आप डायग्नोज करते हो तो डायग्नोज क्या करते हैं कि हम यूट्रस के अंदर वही हिस्टेरोस्कोपी करते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि कोई मासेस वगैरह तो नहीं है। अगर हमें मासेस नज़र आते हैं यूट्रस में, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि हाँ, दैट इज़ यूट्राइन फेब्राइड्स या लायोमायोमास, ठीक है। अच्छा जी, मायोक्टमी इसके जो ट्रीटमेंट है या नर्सिंग केयर है, इसमें मायोक्टमी आते हैं। तो मायोक्टमी क्या है कि हम यूट्राइन के अंदर जाते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और वहाँ पे भी जो भी मासेस वगैरह जो कि एबनॉर्मल बने हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से ये यूट्राइन फाइब्राइड्स बनते हैं, तो उसको काट देते हैं, ख़त्म करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मायोमेक्टोमी कहते हैं, या फिर मायोलासिस भी कहते हैं। दूसरा है हिस्टेरोरेक्टमी। हिस्टेरोरेक्टमी वही चीज़ है
कि पूरे के पूरे यूट्रस को आप रिमूव कर देते हो। हेस्टीरो का वर्ड जहाँ पे भी आएगा ये आपको शो करेगा यूट्रस, ठीक है। और रेक्टोमी क्या होता है, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना, रिमूव कर देना, ठीक है। इसके अलावा आता है क्रायो सर्जरी। तो क्रायो सर्जरी क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड ऑब्जेक्ट टू फ्रीज एंड डिस्ट्रॉय द एबनॉर्मल टिश्यू, ठीक है। ये आपके स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, मैं बस बता रहा हूँ कि क्रायो सर्जरी का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंतहाई ठंडा कोई चीज़, इंतहाई कोल्ड या फ्रीज कोई भी चीज़ आप यूट्राइन के अंदर रख देते हो, यूट्रस के अंदर। और उसका काम ये होता है, इसलिए हम रखते हैं कि जो एबनॉर्मल टिश्यूज़ है, जो एबनॉर्मल सेल्स वहाँ पे हैं जिसकी वजह से यूट्राइन फाइब्राइड्स बनते हैं, ठीक है, उन सेल्स को ख़त्म कर सके। तो क्रायो सर्जरी का मतलब ये है। इसके अलावा एक्सेब्लेड 2000 सिस्टम, ये एक मशीन है जिसके ज़रिए से वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है ट्रीटमेंट का। लेकिन जो मेन इसमें टर्मिनोलॉजीज़ है, जैसे मायोमेक्टमी, मायोलासिस, हेस्टीरोरेक्टमी या क्रायो सर्जरी, इसका मतलब क्या है, किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये आपको एक सवाल दिया गया है, फिर इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन इन फीमेल। आपको पता है कि मेल में एक किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसको हम मेल गेमीट्स कहते हैं या मेल हार्मोन्स कहते हैं, जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। और एक और भी हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, लेकिन एस्ट्रोजन मेल में भी रिलीज़ होता है, फीमेल में भी रिलीज़ होता है। मेल में मेल का काम करते हैं, ये थोड़े से मेल करेक्टर जो है वो फीमेल में भी होता है, लेकिन मेल में इसलिए थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं। और मेल में क्या करते हैं कि थोड़े से मेल वाले जो करेक्टर होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज में ये बताया जा रहा है कि ये तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसका डिसऑर्डर है। और ये क्या काम करता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, मतलब इंसुलिन जो है वो नहीं प्रोड्यूस होंगे सही से। या फिर हाइपर एंड्रोजेनिज्म, इसमें आपका जो एंड्रोजन है, ठीक है, या एस्ट्रोजन है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और इसके अलावा अल्टर्ड हाइड्रो गुनेडोट्रोपिन फंक्शन, मतलब आपके हार्मोन जो है ना, मैं सिंपली आपको ये बता दूं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली फीमेल में, फीमेल के डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं तो फीमेल की बात होगी, कि जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल के, वो सही से रिलीज़ नहीं होते, जो फीमेल वाले हार्मोन होते हैं। उसके बदले में जो फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं। मतलब फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ज़्यादातर फीमेल कैरेक्टर्स वाले जो है वो पैदा करते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसकी तादाद कम हो जाती है और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है एन फीमेल। मेल की बात मैं नहीं कर रहा, फीमेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि मेल में के फीमेल में अब मेल वाले कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फीमेल का हार्मोन नहीं रिलीज़ हो रहा, मेल वाले हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं। तो जब उसमें मेल वाले कैरेक्टर आएंगे तो क्या होगा कि जो एग्स रिलीज़ होते हैं फीमेल के अंदर, जो ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो बंद हो जाएंगे, एग्स प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके अलावा जो है थोड़े से स्मॉल सिस्ट जो है वो मास लाइक डेवलप हो जाएंगे ओवरीज में, ओवरीज बंद कर देंगे, कोई भी एग रिलीज़ या प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए जो हम डायग्नोज करते हैं वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है। ये आपको बताया गया है। जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको बताया गया है कि नॉर्मल ओवरी जो है उसमें जो एग होते हैं वो जब फेमरिया तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो ओवलेशन हो जाती है, मतलब वो एग फिलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवरी में आते हैं जो एबनॉर्मल होती है, ठीक है, तो उसमें वो एग वापस ही एक ही साइकिल में चलता रहता है और वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, फिलोपियन ट्यूब तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। आई होप के समझ आ गया होगा। सिंपल आप ये कह रहे हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी में ऐसा होता है कि ओवरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, वहाँ पे सिस्ट आ जाते हैं और एक फीमेल इस काबिल नहीं होती कि वो एग प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, और उसमें मेल वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं।
ये भी आपको डायग्राम वाइज बताया गया है, ठीक है। अच्छा जी, इसके कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं और वो साइन सिम्टम ये है कि कुछ इर्रेगुलर पीरियड आना शुरू हो जाएंगे, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी 15 दिन बाद, कभी 20 दिन बाद, कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इनफ्रीक्वेंट या एब्सेंट होंगे, ठीक है, मतलब या तो बिल्कुल आएंगे नहीं या फिर एक ख़ास तरतीब जो होता है वो तरतीब नहीं होगा। इसके अलावा हिर्सुटिज़म, हिर्सुटिज़म क्या होता है कि बॉडी पे, फीमेल के बॉडी पे आमतौर पर बाल बहुत कम होते हैं, ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में बॉडी पे बाल आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हो रहा है एंड टेस्टोस्टेरॉन इज़ अ मेल हार्मोन, ठीक है। तो मेल में वो मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दाढ़ी और आवाज़ का भारी हो जाना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसी तरीके से जब ये फीमेल में आएगा तो फीमेल में भी हेयर प्रोड्यूस करेगा, चेस्ट हेयर, और इसी तरह चेहरे भी बाल आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ओबेसिटी आएगा, ओबेसिटी जो है वो फीमेल में शुरू हो जाएगी, एक्नी, दाने वगैरह, और नो ओवलेशन, ओवलेशन मतलब कि एग्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद जो ट्रीटमेंट आप दोगे तो ओरल कंट्रासेप्टिव देते हो, ठीक है, मतलब ओरली आप मेडिसिन वगैरह देते हो। ये आपको सारी मेडिसिन के बारे में बताया गया, एल्डेक्ट्रोन और लुप्रोन और ग्लूकोफेज सब कुछ बताया गया है। तो ये है कुछ ट्रीटमेंट्स जो कि आप एक पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट को दे सकते हो। इसका सर्जिकली भी हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऊफोरेक्टमी। ऊफोरेक्टमी क्या होता है कि आप सर्जिकली ओवरीज को रिमूव करते हो। ओवरीज जो है जहाँ से एग्स प्रोड्यूस होते हैं, तो आप सर्जिकली एक ओवरी को या रिमूव करते हो या फिर दोनों को रिमूव कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड ऊफोरेक्टमी, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब जो एडिशनल ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हेल्पफुल साबित होंगी, वो है वेट मैनेजमेंट, कि आप अपना वेट बरकरार रखें, ठीक है, एक्सरसाइज करें, लिपिड प्रोफाइल जो है, लिपिड्स आप कितना लेते हो, फैट्स वगैरह, और ग्लूकोज लेवल जो है वो आप बरकरार रखें, सही रखें। और अगर यहाँ पे आपको बताया गया है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जो है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इज़ इनफर्टिलिटी, अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक पॉलीसिस्टिक ओवरी की बीमारी रही किसी फीमेल में तो वो इनफर्टिलिटी में जा सकती है, मतलब वो कभी भी फिर उसके बच्चे वगैरह प्रोड्यूस नहीं होंगे, पैदा नहीं होंगे, क्योंकि बीमारी ये ऐसी है, पॉलीसिस्टिक में वैसे भी नहीं प्रोड्यूस होते बच्चे, क्योंकि एग्स बंद हो जाते हैं। अब अगर ये लॉन्ग टर्म रही, बहुत ज़्यादा टाइम तक ये बीमारी रही बॉडी में, तो इनफर्टाइल हो जाएगी जो भी फीमेल है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है कैंसर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी कैंसर्स होते हैं, किस तरीके से हम उसका इलाज करते हैं, डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर का ही हिस्सा है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है आपने। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कैसे करते हैं कैंसर का, तो हमें पता है कि किसी जगह पे एबनॉर्मल मास बन गया, बहुत ज़्यादा रैपिड सेल डिवीजन हो रही है, तो वो हमें पता है कि किस वजह से हो रहा है या कैंसर कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। अब हमें पता चला है कि कैंसर है, तो हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम पेप टेस्ट कहते हैं या पेप स्मेयर कहते हैं। पेप स्मेयर क्या है, पेप स्मेयर टेस्ट भी अक्सर आता है एमसीक्यूज में कि व्हाट इज़ पेप स्मेयर टेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हम जो सर्विक्स होता है, जो कि यूट्रस का आखिरी हिस्सा है, जो कि जाके वेजाइना में ओपन होता है, वहाँ से सेल्स लेते हैं, ठीक है, और माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको चेक करते हैं कि वहाँ पे उस सेल्स में कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो पेप स्मेयर में क्या करते हैं कि वी टुक अ सेल फ्रॉम द सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स से एक सेल लेते हैं एंड देन वी एग्जामिन द सेल थ्रू द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हम वो माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं और कोई भी बीमारी हो तो हमें उससे पता चलता है कि हाँ, इसमें ये मसला है, ठीक है। सर्विक्स का आपको बताया गया है, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि कहाँ पे मौजूद होता है, वेजाइना और यूट्रस के का जो ओपनिंग है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। इसके अलावा आपको कोलपोस्कोपी का बताया गया है, तो ये एक मतलब एक तरीका है जिससे वो सर्विक्स ओपन करते हैं, ठीक है, बायोप्सी के लिए जहाँ से सेल लेते हैं वो इस तरीके से ओपन करते हैं, सेल लेते हैं
और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोल्पोस्कोपी। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा जो है वो है कॉनिजेशन। कॉनिजेशन ट्यूब इलेक्ट्रोसर्जरी एक्सट्रूशन प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि जो एक पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है या एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस एरिया पे ज़ख़म है या जिस जो टिश्यूज़ डैमेज है उसको उस कोन से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं, उस जगह को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जहाँ पे वो डिस्प्लेजिया है, जहाँ पे वो चीज़ की शक्ल चेंज हुई है, जहाँ पे वो ट्यूमर बन रहा है या टिश्यू ख़राब हुआ है, ठीक है, उसको रिमूव किया है बिल्कुल, और उसको फिर हटा देते हैं थ्रू दैट कोन। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉनिजेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्या है कि एंडोमेट्रियम जो लेयर है, जो यूट्रस का इनर लेयर है, वहाँ पे हम जाते हैं, कोई भी कैथेटर या कोई भी चीज़ वहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, वेजाइना के थ्रू, और वहाँ से एक सेल लेते हैं, जिसे हम सर्विक्स से लेते थे, जिसको हम पेप स्मेयर कहते हैं। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में हम एंडोमेट्रियम तक पहुँच जाते हैं, वहाँ से एक सेल लेते हैं और उस सेल को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उससे हमें किसी भी बीमारी का पता चलता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक कैथेटर जो है वो इंसर्ट करते हैं थ्रू द फीमेल वेजाइना, और वो क्या होता है कि यूट्रस तक पहुंच जाते हैं। जब पहुंच जाते हैं वहाँ तक, तो वहाँ से एक सेल लेते हैं, फिर उसी सेल को हम एग्जामाइन करते हैं। तो पेप स्मेयर और ये जो कॉनिजेशन है और साथ साथ एंडोमेट्रियल बायोप्सी है, इसमें आपको फ़र्क वाज़े होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो सर्वाइकल कैंसर है तो ये हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, सर्वाइकल कैंसर जो है ये हम सर्विक्स के कैंसर को कहते हैं। इसके भी वही स्टेजेस है जो आम एक कैंसर के होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में ये C2 में होता है। C2 मतलब कि ये अभी प्रोग्रेस में है, अभी कैंसर हो रहा है, ठीक है, पूरा हुआ नहीं है बल्कि हो रहा है, ठीक है, एक प्रोसीजर से गुजर रहा है, उसमें एबनॉर्मेलिटी आ रही है। फिर स्टेज 1 में थोड़ा थोड़ा वो क्या होता है कि डेवलप हो रहा होता है, स्टेज 2 में और भी ज़्यादा हो जाता है, स्टेज 4 में, स्टेज 3 में उससे भी ज़्यादा हो जाता है, अपने ट्यूमर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फैलते हैं, ठीक है। फिर स्टेज 4 में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब फिर उसको या तो रेडिएशन के थ्रू रिमूव करते हैं या फिर सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं, ठीक है। एक कैंसर का जिस तरीके से इलाज होता है या जिस तरीके से डेवलप हो रहा होता है कैंसर, सेम वही प्रोसेस है, कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर, दैट इज़ द कैंसर ऑफ सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स क्या है, जो हमारा यूट्रस है उसका लास्ट पार्ट है जो वेजाइना के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल आपको पता होगा, एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस का इनर लेयर है जो अंदर की तरफ होता है। तो एंडोमेट्रियल कैंसर क्या होगा, उसी लेयर के कैंसर को हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहेंगे, ठीक है। किस वजह से होता है, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है बॉडी में, ठीक है, एस्ट्रोजन मेल वाले भी कैरेक्टर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, अपने हद से जितना रिलीज़ हुआ है, होना है या हो जाना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो उसकी वजह से आपको एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, जिसमें अगर एक फ़ीमेल है जो 60 के ऊपर है, 60 ईयर्स से उसका एज ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी अगर किसी फ़ीमेल को है, वो इनफर्टाइल है, उसके बच्चे नहीं होते, तो उसको भी ये एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री अगर है तो फैमिली हिस्ट्री में तो फिर होता ही है, या फिर कोई और कैंसर है, ठीक है। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल, आपका ज़िंदगी गुजारने का तरीका कैसा है, आप ओबीज़ है, मतलब मोटे हैं बहुत ज़्यादा, या स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, वही सेम ट्रीटमेंट बार बार, कि क्या करते हैं कि डायग्नोज में हम क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया, इससे पहले एंडोमेट्रियल बायोप्सी, ठीक है। ट्रीटमेंट पे आप अगर आते हैं तो सर्जिकली हम इसको कैसे हेस्टोरेक्टोमी करते हैं। हेस्टोरेक्टोमी मतलब ये कि जो यूट्रस है उसको फुली
फुली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बेस्ट चॉइस ये है, मतलब अगर सर्जिकली आप कर देते हो, क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है, तो आप उसको हेस्टोरेक्टोमी करोगे, बिल्कुल सर्जिकली अपने यूट्रस को मतलब ख़त्म करोगे, ठीक है। और केमिकली कीमोथेरेपी भी आप कर सकते हो, मतलब ड्रग्स वगैरह ले सकते हो। और इसके अलावा रेडिएशन में आता है आपका ब्रेकी थेरेपी। ब्रेकी थेरेपी मतलब ये कि हमारा जो ब्रेकियल जो पल्स होता है, ठीक है, वहाँ पे आपके कुछ इंसर्ट करते हैं और आपके बॉडी में चला जाता है। आपको ब्रेकी थेरेपी क्या आपको बताया गया है कि internal radiation implantation which delivers a high dose of radiation to a localized area। ये हम क्या करते हैं, हम बॉडी में रेडिएशन वो करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। मतलब अक्सर बाहर से जो कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं वो बाहर से रेडिएट करते हैं ना उस जगह को, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो है वो रेडिएशन जो है वो इम्प्लांट किए जाते हैं, और जहाँ पे वो कैंसर है वहाँ पे जाके वो खुद ही अपना काम कर जाता है, ठीक है। द रेडिएशन डिवाइस इज प्लेस्ड नियर द ट्यूमर। रेडिएशन डिवाइस जो है जहाँ से वो रेडिएशंस ट्रांसफ़र करते हैं वो कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे आपके कैंसर है। मतलब एंडोमेट्रियम लेयर जो है वहाँ पे कैंसर है, तो ज़ाहिरी बात है ये लेयर वेजाइना में, या जो ये मशीन है या ये जो डिवाइस है ये वेजाइना में जो है वो प्लेस किया जाएगा, वहाँ पे ये पुट किया जाएगा, ठीक है। नीडल्स कैथेटर वगैरह से ये पुट किया जाता है। रेडियो आइसोटोप्स आर लोकेटेड इनटू द डिवाइस आफ्टर करेक्ट प्लेसमेंट। इसमें फिर क्या करते हैं, जब हम इसको सही जगह पे प्लेस करते हैं तो फिर इसकी जो रेडियोथेरेपी है, जो आइसोटोप्स है जिसके ज़रिए से ये रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे थोड़ी केमिस्ट्री और फिज़िक्स आ जाता है, ठीक है। लेकिन खैर आप इतना याद रखें कि इसमें आइसोटोप्स वगैरह होते हैं जिससे ये रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो जहाँ पे इसको हम प्लेस करते हैं, तो ये हम प्लेस करते हैं नियर द ट्यूमर के करीब प्लेस करते हैं, ठीक है। तो वो जाके वहाँ पे अपना काम शुरू करता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको ये चीज़ें बताई गई है, पोस्ट ऑपरेशन इंटरवेंशंस फॉर पेन हेस्टोरेक्टमी। मतलब अगर हेस्टोरेक्टमी आप किसी मरीज़ का करते हो, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। अगर आप किसी मरीज़ का यूट्रस रिमूव करते हो तो पोस्ट ऑपरेशन आप उसको क्या क्या चीज़ें दोगे, किन किन चीज़ों का ख्याल रखोगे ऑपरेशन या सर्जरी के बाद, ठीक है। उसमें आप देखोगे एनाल्जेसिया, मतलब वो नशे के चीज़ें आप देखोगे कि ज़्यादा तो नहीं ले रहा या फिर उसको जितना चाहिए वो, ठीक है। इसके अलावा देखते हो आप एम्बुलेशन का मतलब होता है कि आप उसको गाइडेंस दोगे, ठीक है। उसको कितने गाइडेंस, कितने नॉलेज की ज़रूरत है अपने बीमारी के बारे में। IO इनपुट आउटपुट चार्ज देखोगे कि कितना वो ले रहा है, मतलब कितना वो फ्लूइड ले रहा है, कितना वो एग्जर्ट कर रहा है, कितना यूरिन में पास हो रहा है। इनपुट आउटपुट देखोगे, पैसेज ऑफ फ्लैटस देखोगे, ठीक है, कि फ्लैटस वगैरह तो नहीं खारिज हो रहा है या कितना हो रहा है, वो आपने देखना है। हीट टू एब्डोमेन, ठीक है, उसका जो एब्डोमेन है वो आप गर्म रखोगे, सही रखोगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट करोगे, ठीक है। वही आसान चीज़ें जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एंड टीचिंग फॉर होम केयर, ठीक है। अब आते हैं ओवेरियन कैंसर पे। ओवेरियन कैंसर का नाम से ही पता चलता है द कैंसर ऑफ ओवरीज। ओवरीज कहाँ पे है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्या काम है ये भी बता दिया। ओवेरियन कैंसर का जो मेन रिस्क है वो है फैमिली हिस्ट्री। मतलब फैमिली में अगर पहले से किसी को ये कैंसर था, ठीक है, तो आपको भी होगा, या एक फीमेल है तो उसको भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो है एज, या हाई फैट डाइट, बहुत ज़्यादा फैट लेते हो डाइट में, ठीक है, या बहुत ज़्यादा जो है ओवलेटरी, बहुत ज़्यादा आपके एग्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मतलब एबनॉर्मेलिटी है कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई हार्मोन थेरेपी लेते हो, हार्मोन रिप्लेस करते हो, ठीक है, ज़्यादातर लोग करते हैं। और इनफर्टिलिटी ड्रग्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो, इनफर्टिलिटी ड्रग्स का आपको पता होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से ओवेरियन कैंसर हो सकता है। नीचे लिखा गया है 90% ऑफ द ओवेरियन कैंसर आर एपिथेलियल कार्सिनोमास फ्रॉम मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सरफेस एपिथेलियल सेल्स। मतलब 90% जो है वो एपिथेलियल कार्सिनोमा होता है, एपिथेलियल सेल्स में ये कैंसर डेवलप हो रहा होता है।
और ये मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो मैलिग्नेंट जब भी किसी चीज़ में आता है दैट इज़ डेंजरस, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके, कि एब्डोमिनल गर्थ जो है वो ज़्यादा होगा। एब्डोमिनल गर्थ का मतलब कि पेट बाहर की तरफ आएगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आम ज़बान में तोंद कहते हैं, ठीक है। मतलब पेट जो है वो बाहर की तरफ आएगा। यूरिन पास करने में, बाउल पास करने में मुश्किल होगी, फंक्शन जो है वो दर्द होगा, ठीक है। या काम सही से नहीं करेगा, आपका यूरिन बाउल वगैरह सही से नहीं पास होगा। एब्डोमिनल पेन होगा, पेल्विक पेन, जब पेल्विक रीजन जो है वहाँ पे पेन होगा। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होगी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सही से नहीं होगा, कभी ज़्यादा कभी कम। एसाइटीज़ होगा। एसाइटीज़ क्या होता है कि आपके जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे पानी भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नीचे लिखा गया है वेग अनडायग्नोज परसिस्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स शुड अल्टर द नर्स टू द पॉसिबिलिटी। अगर ऐसे कुछ साइन सिम्टम है जो कि डायग्नोज नहीं हुए या फिर बहुत ज़्यादा बार बार आ रहे हैं, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जो भी हो सकते हैं, तो वो भी आपको इस चीज़ की ओवेरियन मैलिग्नेंसी के बारे में मतलब इशारा दे सकते हैं कि हाँ इस बंदे को ये भी बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए भी आपने डायग्नोज टेस्ट वगैरह करवाने हैं, ठीक है। डायग्नोज क्या करते हैं ओवेरियन कैंसर में, कि हम देखते हैं स्क्रीनिंग फॉर हाई रिस्क वुमेन शुड इंक्लूड CA-125। CA-125 जो है ये एक प्रोटीन है जो कि कैंसर की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं कि एक एंटीजन है। एंटीजन मतलब बाहर से आई हुई चीज़ें जो कि हमें क्या शो कराता है, कैंसर। अगर बॉडी में ये CA-125 वाला प्रोटीन पाया गया तो कैंसर पॉजिटिव है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या फिर ईयरली पेल्विक एग्जामिनेशन करवाते हैं। CA-125 इज़ पॉजिटिव इन 80% ऑफ वुमेन विद ओवेरियन कैंसर। आपको इससे अंदाज़ा हो चुका होगा कि जिस भी फीमेल को ओवेरियन कैंसर होता है तो उसमें CA-125 वाला जो एंटीजन है या प्रोटीन है वो 80% पाया जाता है। मतलब 80% कैंसर वाले खातून में ये प्रोटीन पाया जाता है। तो मतलब अगर ये आ गया पॉजिटिव तो इसका मतलब है कि ओवेरियन कैंसर है, ठीक है। ये आपको एक लिंक दिया हुआ है, मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है वो देख सकते हैं। ट्रीटमेंट और सर्जरी में क्या है कि आप सर्जिकली जो है उसको रिमूव करोगे, जो भी सिस्ट है, जो भी ट्यूमर है, ठीक है, या फिर आप कीमोथेरेपी भी करवा सकते हो। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर ऑल कैंसर्स। जितने भी कैंसर होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसके लिए जो मतलब जितने भी ट्रीटमेंट्स होंगे वो तकरीबन सेम होंगे। तो वो होगा ओफोरेक्टोमी। सबसे पहले ओफोरेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ ओवरीज, ओवरीज को रिमूव करना है, या फिर पेन हेस्टोरेक्टोमी है। हेस्टोरेक्टोमी मतलब आप यूट्रस को रिमूव करोगे, पेल्विक एक्सनरेशन करोगे, ठीक है, पेल्विक एरिया को चेक करोगे, देखोगे कोई मसला है तो उस मसले को ख़त्म करोगे। कीमोथेरेपी मतलब मेडिसिन के थ्रू आप करवा सकते हो ट्रीटमेंट, ठीक है। और रेडिएशन एक्सटर्नली आप रेडिएशन करोगे, मतलब थ्रू रेडिएशन उस जगह को आप जो भी ट्यूमर है उसको ख़त्म करोगे। अगर एक्सटर्नली नहीं हो रहा तो फिर आप थ्रू ब्रेकीथेरेपी करोगे। ब्रेकीथेरेपी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके एक डिवाइस पुट करते हैं और उससे रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और उस सिस्ट या जो भी मसला है उसको ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, प्रॉब्लम्स विद पेल्विक सपोर्ट। अब आगे जो चीज़ें पढ़ते हैं ये मेन डिसऑर्डर है जो कि ज़्यादातर होते हैं फीमेल्स के साथ। इसमें क्या होता है कि पेल्विक रीजन जो है, पेल्विक रीजन अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल सेंटर एरिया हमारे बॉडी का जो है, स्पेशली फीमेल का, जहाँ पे यूट्रस पाया जाता है, जहाँ पे ब्लैडर पाया जाता है, जहाँ पे रेक्टम होता है, जहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उस पूरे एरिया को हम कहते हैं पेल्विक रीजन, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं पेल्विक रीजन में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसमें जो प्रॉब्लम है दैट इज़ कॉल्ड यूट्राइन प्रोलेप्स। प्रोलेप्स का मतलब होता है नीचे की तरफ आना, कोई भी चीज़ गिरना, ठीक है। तो यूट्राइन प्रोलेप्स का मतलब होता है कि जब भी आपका यूट्रस अपनी जगह से नीचे की तरफ आए। अब यूट्रस के नीचे क्या आता है, वेजाइन आता है। तो बात क्लियरली जहन में आ जाती है
कि यूट्राइन प्रोलेप्स का मतलब होगा कि जब यूट्रस वेजाइना तक आ जाए, ठीक है, वेजाइना तक नीचे आ जाए। आमतौर पर ये वेजाइना के ऊपर होता है, लेकिन जब इसमें कोई भी मसला आता है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है, तो इसका जो लोकेशन है वो छोड़ के ये नीचे वेजाइना की तरफ आता है। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 इसके होते हैं। तो स्टेज 1 में ये थोड़ा सा मतलब हाफ आ जाता है, आधा अपनी जगह पे होता है और आधा वेजाइना में आ जाता है। स्टेज 2 में ये होता है कि ये वेजाइना के ओपनिंग तक पहुंच जाता है जो यूट्रस होता है, ठीक है। और स्टेज 3 में क्या होता है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ वेजाइना आ जाता है, बिल्कुल बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 3 स्टेजेस है इसके। फिर इसके अलावा इसके कुछ साइन सिम्टम्स है। साइन सिम्टम क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा ये सब मतलब दबाव होगा उस एरिया पे। डिस्परयूनिया होगा। डिस्परयूनिया मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है। और हैवी फीलिंग इन पेल्विस, पेल्विक एरिया जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी भारी सी कोई चीज़ फील होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट है या फिर नर्सिंग केयर है, तो आप कैसे करोगे कि इसमें लिखा हुआ है पेसेरी। पेसेरी एक किस्म का जो है डिवाइस है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसमें क्या करते हैं कि वेजाइना में पुट करते हैं, वेजाइना इसे बंद कर देते हैं ताकि वेजाइना होल के थ्रू जो भी चीज़ें बाहर आएंगी वो ना आए और होल बंद रहे, ठीक है। और दूसरा है हेस्टेरोरेक्टोमी। हेस्टेरोरेक्टोमी का मतलब कि यूट्रस को रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया थ्रू सर्जरी। तो फिर बाहर ज़ाहिरी बात है अगर होगा ही नहीं तो कैसे आएगा, ठीक है। ये दो इसके ट्रीटमेंट्स हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है दैट इज़ सेस्टोसील एंड रेक्टोसील। सेस्टोसील क्या है? सपोर्ट इज़ लॉस्ट एंड ब्लैडर प्रोट्रूड इनटू द वेजाइना। ब्लैडर और यूट्रस में फ़र्क पता होना चाहिए। यूट्रस जो है वो बच्चे को प्रोड्यूस कर रहा होता है, बच्चे को फर्टिलाइज़ कर रहा होता है, ठीक है। और ब्लैडर हमारा यूरिन स्टोर करता है। तो फीमेल में क्या होता है कि जब ब्लैडर का सपोर्ट ख़त्म हो जाए, उसके मसल्स वीक हो जाए और ब्लैडर वेजाइना के थ्रू बाहर आने लग जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेस्टोसील, ठीक है। और दूसरा है रेक्टोसील। तो रेक्टोसील से हमें पता चलता है, नाम से रेक्टम आया हुआ है, तो रेक्टम जब बाहर की तरफ आने लग जाए थ्रू वेजाइना, ठीक है। बात याद रखो कि रेक्टम जब वेजाइना के थ्रू बाहर आने लग जाए दैट इज़ कॉल्ड रेक्टोसील। अब वेजाइना के थ्रू कैसे आएगा? क्योंकि वेजाइना और रेक्टम जो है एक दूसरे के बहुत करीब है, ठीक है। तो उनके दरमियान एक छोटा सा दीवार है, पर्दा है, तो वो ख़त्म हो जाता है और जो रेक्टम है वो वेजाइना के साथ जो है वो मिल जाता है और इसी तरह रेक्टम के थ्रू बाहर आता है। तो रेक्टोसील और सिस्टोसील में आई होप के फ़र्क वाज़े हो चुका होगा। इसका जो ट्रीटमेंट है या फिर नर्सिंग केयर है, तो उसमें आप कीगल एक्सरसाइज जो कि एक पेल्विक एरिया का एक्सरसाइज है, ठीक है, वो आप बताओगे। अगर उससे भी नहीं होता तो फिर सर्जरी करवाओगे, ठीक है। कोलफोरोपी जिसको हम कहते हैं, कोलफोरोपी होती है सर्जरी यूज टू रिपेयर वेजाइनल वीकनेसेस। कोलफोरोपी क्या होता है कि ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें वेजाइनल वीकनेसेस जो है, क्योंकि अगर सेस्टोसील या रेक्टोसील होता है तो वेजाइनल कमज़ोर है या फिर उसके जो मसल्स है वो कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए चीज़ें बाहर आ रही है, ठीक है, सपोर्ट नहीं मिल रहा उसको। तो जब आप उस वीकनेसेस को ट्रीट करोगे, उसको सही करोगे तो सही हो जाएगा। फिर पोस्ट ऑपरेशन या पोस्ट सर्जरी ऑपरेशन के बाद आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखोगे किसी पेशेंट का, तो आप उसको बताओगे कि प्रिवेंट स्ट्रेनिंग एट बाउल मोमेंट। जब भी वो बाथरूम जाता है, वॉशरूम, ठीक है, तो उसको आप ये बताओगे कि ज़्यादा स्ट्रेनिंग नहीं करनी, ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं लगाना, ठीक है, अपने ऊपर या फिर थ्रू, मतलब आपके बाउल मूवमेंट जब हो रही होती है तो आपने बिल्कुल आराम से बढ़ना है, ज़्यादा ज़ोर वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि मसला फिर से वही हो सकता है, ठीक है। और ऐसा डाइट आपने देना है कि बिल्कुल लो डाइट हो, ज़्यादा उसको बाउल मूवमेंट या फीसेस पास करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैवी लिफ्टिंग एंड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, वॉकिंग और सिटिंग। आपने बताना है कि ज़्यादा भारी चीज़ें आपने नहीं उठानी, या ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना, या ज़्यादा देर बैठना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बतानी, या ज़्यादा वॉक नहीं करना, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं है। इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन, मतलब अगर आपको जाके पेशाब आता है तो करो, ऐसा नहीं है कि आपको पेशाब आया और आप कह रहे हो कि अभी नहीं मैं बाद में करूँगा,
ठीक है। तो आपने प्रेशर नहीं बढ़ाना, ठीक है। जैसे ही आपको आता है तो आपने जाके पास कर देना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी के रीजंस बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो आपको इनफर्टिलिटी का पता होना चाहिए। फर्टाइल हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि अपने नस्ल को आगे बढ़ा सकता है, अपने तादाद को ज़्यादा करवा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड फर्टाइल, ठीक है। अब इसके उल्टे को हम कहते हैं, इसके जो अपोजिट होता है उसको हम कहते हैं इनफर्टाइल, ठीक है। इनफर्टाइल का मतलब होता है जो अपना नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता हो। ऐसे मेल या ऐसे फीमेल जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल फीमेल या इनफर्टाइल मेल, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है। अब ये होती किस वजह से, तो ये एनाटॉमिकली या फिर एंडोक्राइन प्रॉब्लम से हो सकती है। एनाटॉमिकली मतलब ये कि ये हम खैर मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में भी पढ़ेंगे। एनाटॉमिकली ये इस वजह से हो सकती है कि मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है, उसमें कोई मसला है, वो एरेक्ट नहीं हो रहा, या फिर ऐसा है कि स्पर्म इजैकुलेशन नहीं हो रही, ठीक है। बहुत सारे मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से मेल इनफर्टाइल रहता है। और इसी तरह एंडोक्राइन, और यही मसले फीमेल में भी हो सकते हैं। वेजाइना में कोई मसला हो सकता है, वेजाइनल जो है ब्लॉक है, या फिर यूट्रस ब्लॉक है, यूट्रस में मसला है, ठीक है। किसी भी आर्गन के स्ट्रक्चर में मसला आता है तो उसको हम एनाटॉमिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, अगर उसी ऑर्गन्स में कोई मसला है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में, तो उसको हम एनाटॉमिकली मतलब प्रॉब्लम कहते हैं। एंडोक्राइन मसला ये है कि हार्मोनल कोई मसला है, हार्मोन सही से नहीं प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टोस्टेरोन अगर मेल में नहीं है तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा, तो बच्चे कैसे पैदा करेगा। फीमेल में अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं रिलीज़ हो रहा, या फिर ओवरीज काम नहीं कर रहे, ठीक है, जहाँ पे एफएसएच की वजह से एग्स बनते हैं, तो अगर वो नहीं रिलीज़ हो रहे तो कैसे काम होगा, कैसे एक फ़ीमेल फर्टाइल होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका हम डायग्नोज कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं, मतलब वहाँ से एक सेल लेते हैं, चेक करते हैं कि मसला क्या है, ठीक है। इसके अलावा एंडोक्राइन जितने भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हार्मोनल चेकअप करते हैं कि हार्मोन कितने रिलीज़ होते हैं, कितने नहीं रिलीज़ होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, मतलब एंडोमेट्रियोसिस के लिए देखते हैं। एंडोमेट्रियोसिस हमने पहले एक कंडीशन पढ़ी है इसके पहले वाले पार्ट में, पार्ट 1 में हमने एंडोमेट्रियोसिस पढ़ा था, वो देख लीजिएगा। एडहेशन और स्कार टिश्यूज़, लेप्रोस्कोपी करते हैं, लेप्रोस्कोपी भी पढ़ा है कि क्या होता है। तो उसके ज़रिए हम देखते हैं कि यूट्रस में कोई मसला तो नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, या फिर कोई स्कार तो नहीं है, कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं है, या फिर कोई चीज़ वहाँ पे चिपका हुआ तो नहीं है, एडहेशन वगैरह तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम थ्रू लेप्रोस्कोपी देखते हैं। अगर आपको लेप्रोस्कोपी का या फिर एंडोमेट्रियोसिस वगैरह का नहीं पता, तो आप पहला पार्ट देख लीजिए इस चैप्टर का, मैंने बहुत डिटेल के साथ उसमें क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ है दैट इज़ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। एबॉर्शन का आपको शायद पता होगा, एबॉर्शन कहते हैं जो भी मतलब फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है और कुछ देर बाद या कुछ मंथ बाद या कुछ वीक्स बाद आफ्टर द प्रेगनेंसी उसका जो बच्चा होता है वो ज़ाया हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। आल्सो कॉल्ड मिसकैरेज, इसको हम मिसकैरेज भी कहते हैं। मिसकैरेज या एबॉर्शन एक ही वर्ड है। एंड इज़ द एक्सपल्जन ऑफ द कंसेप्चस बिफोर वाइबिलिटी, मतलब कि जो बच्चा है जो माँ के पेट के अंदर है, अभी माँ प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, तो उसके ज़िंदा होने से पहले, मतलब तकरीबन उसके कुछ 30 वीक्स से पहले पहले वो क्या होता है कि 30 वीक तक उसमें सांस आ जाता है, वो अच्छा खासा ह्यूमन या फिर बच्चा प्रोड्यूस हो चुका होता है। तो 30 वीक से पहले पहले उस वो ज़ाया हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। वायबिलिटी का वर्ड यहाँ पे आया, वायबिलिटी का मतलब ये होता है कि ज़िंदा होना, उसके बिल्कुल ऑर्गन्स काम शुरू करने से पहले, बिल्कुल ज़िंदा होने से पहले वो ख़त्म हो जाता है, किसी न किसी तरीके से मतलब मर जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग ख़ुद भी एबॉर्शन करवाते हैं, ठीक है।
मतलब कोई फीमेल है उसको बच्चा नहीं चाहिए तो वो ख़त्म कर देते हैं, या फिर ऐसे होते हैं कि मतलब बॉडी खुद से भी मसले होते हैं, जैसे कि डिसऑर्डर है, कोई कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बच्चे ज़ाया होते रहते हैं बार बार। अगर कोई फीमेल है और वो बच्चा पैदा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बॉडी में कोई ऐसा मसला है कि बार बार उसके बच्चे ज़ाया होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, या फिर हम मिसकैरेज भी कह सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर फीमेल कहीं से जो है वो गिर गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या कोई ज़ोर का कोई चीज़ लगा उसको पेट पे, ठीक है, तो बच्चा ज़ाया हो सकता है। दैट इज़ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज। अच्छा, इसका आपको कैसे पता चलेगा, इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे जब कोई डिस्चार्ज होगा, ठीक है, या फिर एबॉर्शन होगा, तो आपको लिखा हुआ है पिंक और ब्राउन डिस्चार्ज में प्रीसीड ऑनसेट, मतलब वेजाइना से जो है पिंक कलर के या फिर ब्राउन कलर के जो है ना डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, एबॉर्शन का साइन होगा। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके वेजाइना से मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्चार्जेस आने लग जाते हैं, पिंक या ब्राउन, ठीक है, तो ये आपको जो है अलर्ट देता है कि एबॉर्शन हो सकता है। दूसरा क्या है कि क्लॉटी मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल जो मेंसेस होते हैं उसके वो क्या होता है कि क्लॉट हो जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, कभी फिर से मतलब आने लग जाते हैं, तो क्लॉटी होगा, या फिर जो ब्लड आएगा वो क्लॉट होगा बहुत जल्दी। पल्स रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा, पल्स रेट का आपको पता होगा, और ब्लड प्रेशर जो है वो लो होगा, मतलब लो रहता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो मसला है दैट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैंने पहले भी पार्ट में थोड़ा सा बताया था, लेकिन अभी मैं क्लियर कर देता हूँ और भी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, व्हेन द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट्स एंड ग्रो समवेयर अदर देन द यूट्राइन कैविटी। हमने पहले पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिलोपियन ट्यूब में, फिर वही एग आके कहाँ पे इम्प्लांट होता है, मतलब बच्चा कहाँ पे डेवलप हो रहा होता है, यूट्रस में। अब जब ऐसा होता है कि एबनॉर्मली बच्चा यूट्रस के बजाय कहीं और ग्रो होने लग जाए, अपनी जगह छोड़ के कहीं और ग्रो होने लग जाए, दैट इज़ कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मैदे में हज़म होने लग जाता है। अब अगर मैदे को छोड़ के खाना जाके लीवर में हज़म होना शुरू हो जाए, या फिर हमारे ब्लैडर में आके हज़म होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो इस ऐसे सिचुएशन होता है, मतलब अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पे वो अपना काम शुरू कर देता है, और वहाँ पे ज़ाहिरी बात है माहौल नहीं होगा, उसके लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, तो वहाँ पे वो काम नहीं होगा, लेकिन एबनॉर्मली वो काम अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये आमतौर पर कहाँ होता है, आमतौर पर यूट्रस में होता है ना। तो जब ये एबनॉर्मल होगा तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि फेलोपियन ट्यूब में ये प्रेगनेंसी वाले जो मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये हो जाती है फेलोपियन ट्यूब में। आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से का होता है, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो है एटोलॉजी क्या है, क्या कौन कौन से साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकते हैं। स्कारिंग और इन्फ्लेमेशन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब्स एज रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और कंजेनिटल माल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हुआ वगैरह है या कोई इन्फेक्शन है, तो वो बच्चे के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी या माल फॉर्मेशन मतलब बच्चे के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी पैदा करवा सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि एब्डोमिनल पेन होगा, सख्ती होगी, टेंडरनेस होगा, ठीक है, एफ लाइफ थ्रेटनिंग सीवियर एब्डोमिनल पेन, अगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो सीवियर बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होगा जो बर्दाश्त से बाहर होगा। ट्रीटमेंट में आप क्या करते हो कि लेप्रोटमी करते हो। लेप्रोटमी का मैंने बता दिया है कि थ्रू कैमरा हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, फिर उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, द इवेंट ऑफ सीवियर इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग और हाइपोवोलेमिक शॉक। इसमें क्या होता है कि हम बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है थ्रू वेजाइना, ठीक है, या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक मतलब कि बॉडी में किसी भी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोवोलेमिक।
तो फिर जिस भी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ट्रीटमेंट इसके अलावा ये है कि वो जो बच्चा है वो तो वैसे भी प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, तो उसको हम लेप्रोटमी के थ्रू रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है हाइडाटिडिफॉर्म मोल। हाइडाटिडिफॉर्म मोल क्या है? आल्सो कॉल्ड मोलर प्रेगनेंसी। इसको हम मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये है क्या चीज़? इज़ अ रेयर मास आर ग्रोथ दैट फॉर्म इनसाइड द यूट्रस एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी हो रही होती है तो उसके अलावा भी, प्रेगनेंसी के अलावा भी यूट्रस में कुछ एबनॉर्मल मास शुरू होने लग जाते हैं, ग्रो होने लग जाते हैं, ठीक है। एट इज़ अ टाइप ऑफ गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, जिसको हम जीडीटी कहते हैं। गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ क्या है? इसको हम कह सकते हैं अ रेयर डिजीज़ इन विच एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट सेल ग्रो इनसाइड द यूट्रस। मतलब इसमें ये होता है कि एक रेयर किस्म की डिजीज़ है, ठीक है, और उसमें ट्रोफोब्लास्टिक सेल जो है वो यूट्रस के अंदर ग्रो होने लग जाते हैं और यूट्रस का ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस वो घेर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो प्रेगनेंसी होती है वो सही से नहीं हो पाती और जो बच्चा होता है उसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि हाइडाटिफॉर्म मोल और मोलर प्रेगनेंसी रिजल्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ द टिश्यू। ये किस वजह से होता है कि टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, दैट इज़ सपोज टू डिवेलप इनटू द प्लेसेंटा। या मतलब ऐसी टिश्यूज़ की पैदावार ज़्यादा हो जाती है जिसको मतलब प्लेसेंटा के थ्रू पास होना था, ठीक है। प्लेसेंटा आपको पता होगा, द प्लेसेंटा फीड्स द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद अ मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है। द टिश्यूज डिवेलप इनटू एन एबनॉर्मल ग्रोथ कॉल्ड अ मास। प्लेसेंटा आपको पता होगा, जब बच्चे के थ्रू बच्चे के साथ माँ का एक कनेक्शन होता है, जिसमें माँ से खुराक आता है, बच्चे को ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और बच्चा यूट्रस के अंदर मतलब उसके लिए एक खाना होता है, ठीक है। इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो जब प्लेसेंटा का मास ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसके टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाते हैं, मास जो है वो जगह घेर लेती है, तो इसको हम मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं या फिर हाइडाटिडिफॉर्म मोल कहते हैं, ठीक है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। इसको हम एक को हम कहते हैं पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल प्लेसेंटा एंड सम फीटल डेवलपमेंट। इसमें ये होता है कि प्लेसेंटा जो है वो एबनॉर्मल होता है और कुछ न कुछ बच्चा भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, मतलब बच्चा डेवलप कर रहा होता है। कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो नॉर्मल तो होता है, एबनॉर्मल सॉरी, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ प्लेसेंटा वहाँ पे पाया जाता है, बच्चा नहीं पाया जाता, ठीक है। बोथ फॉर्म्स आर ड्यू टू प्रॉब्लम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रॉब्लम इज़ अननोन। ये फर्टिलाइजेशन प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, लेकिन इसका जो मेन काज है अभी तक नहीं पता। लेकिन जितना पता चला है वो ये है कि अगर आप डाइट में प्रोटीन कम लेते हैं, आपका एनिमल फैट कम है, ठीक है, या फिर विटामिन ए की कमी है आपकी बॉडी में, तो ये मसले हो सकते हैं, ठीक है। इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? डायलेशन एंड कर्टेज। डायलेशन और कर्टेज क्या है? प्रोसीजर टू रिमूव द टिश्यू फ्रॉम इनसाइड द यूट्रस। डायलेशन और कर्टेज ये है कि जो भी वहाँ पे एबनॉर्मल टिश्यू बना है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है, तो डायलेशन और कर्टेज में हम उस चीज़ को कम्प्लीटली उन टिश्यूज़ को रिमूव कर देते हैं। अगर टिश्यूज़ नहीं रिमूव हो रहे और बार बार ये मसला हो रहा है, तो फिर हम हिस्टेरोरेक्टमी करते हैं। हिस्टेरोरेक्टमी का आपको पता है कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ द यूट्रस। अच्छा जी, फेस्टूला जो है, फेस्टूला हम कह सकते हैं कि ये एक एबनॉर्मल होल है। एबनॉर्मल होल का मतलब ये कि एक ऐसा सुराख जिसके दोनों साइड ओपन होंगे, ठीक है। जैसे कि एक पाइप होता है ना, पाइप के दोनों साइड ओपन होते हैं, इसी तरीके से फेस्टूला के भी दोनों साइड ओपन होते हैं। जैसे कि रेक्टम और वेजाइना के दरमियान एक फेस्टूला होता है जिसका एक साइड रेक्टम में होता है और दूसरा जो उसका साइड होता है वो वेजाइना में आ जाता है। तो जब दोनों साइड इसके ओपन होते हैं तो वेजाइना और रेक्टम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब रेक्टम से जो चीज़ें पास हो रही थी वो रेक्टम से होके वेजाइना से पास होती है, तो फेस्टूला के थ्रू ये मसले होते हैं, ठीक है। ये किसी भी दो ऑर्गन्स के दरमियान हो सकता है या फिर किसी
बॉडी के अर्गन और स्किन के दरमियान हो सकता है। जैसे कि अगर इंटेस्टाइन में कोई मसला हुआ, इंटेस्टाइन में एक एबनॉर्मल होल बन गया, तो वो स्किन के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है, वो स्किन को भी क्रॉस करेगा तो स्किन में भी होल बन जाएगा। तो स्किन और अर्गन के भी दरमियान हो सकता है और साथ साथ दो अर्गन्स के अंदर भी ये हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बताई गई हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। वेजिको वेजाइनल फेस्टुला क्या है? बिटवीन द ब्लैडर एंड द वेजाइना। अगर ब्लैडर और वेजाइना में कोई फेस्टुला हो जाए, ठीक है, कोई सुराख हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? वेजिको वेजाइनल फेस्टुला। सर्वाइकल फेस्टुला क्या है? एबनॉर्मल ओपनिंग इन द सर्विक्स। सर्विक्स में अगर कोई एबनॉर्मल होल प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सर्वाइकल फेस्टुला। एंट्रोवेजाइनल फेस्टुला बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड द वेजाइना। इंटेस्टाइन और वेजाइना के दरमियान, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, रेक्टम और वेजाइना के दरमियान जो होता था, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीरो वेजाइनल या एंटीरो वेजाइनल फेस्टुला कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेक्टो वेजाइनल, रेक्टम और वेजाइना के दरमियान जो होता है, जो पैसेज होता है, जो एबनॉर्मल होल होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेक्टो वेजाइनल फेस्टुला। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर। आपको पता होगा ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा आम है, और इट इज़ द सेकंड मेजर कॉज ऑफ कैंसर डेथ अमंग वोमेन। वोमेन में जो सबसे ज़्यादा कैंसर का दूसरा मतलब सबसे ज़्यादा जो वोमेन मरते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। इसमें आपको ये बता रहा है कि 10 में से एक वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर होता है लाइफ टाइम में। द की इज़ टू केवर अर्ली डिटेक्शन बाय फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, इसका सबसे इलाज बहुत ज़्यादा, मतलब इलाज तो आजकल हर चीज़ का पॉसिबल है, लेकिन जो इसका इलाज है वो ये कि सबसे पहले आपने इस चीज़ को डिटेक्ट करना है। जितना जल्दी आपको पता चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर है, उतनी जल्दी आप ठीक हो सकते हो। इसकी जो है वो ट्रीटमेंट करवा सकते हो, मेमोग्राफी, फिजिकल एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का मैंने आपको एक चैप्टर में बताया है, दैट इज़ हेल्थ असेसमेंट का एक चैप्टर है, ठीक है, ब्रेस्ट एंड एक्जिला, उसमें मैंने इस पे बात की है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, तो वो आप जाके देख लें, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। ये आपको कुछ परसेंटेज बताई गई है कि लोकलाइज्ड कैंसर होता है 75% ऑफ द कैंसर दैट हैज़ स्प्रेड रीजनली। मतलब ये होता है कि कितने रेट तक वो फैलता है और कितने रेट तक आप उससे मतलब बचे जा सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आपको बताया जा रहा है कि कौन से लोग हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के हाई रिस्क पे होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। तो ये आपको बताया जा रहा है, हैड अ मदर और सिबलिंग विद ब्रेस्ट कैंसर। अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको भी ब्रेस्ट कैंसर के ख़तरात हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका उम्र, आपकी एज 30 ईयर्स है और आपका अभी तक कोई बच्चा नहीं है फीमेल के लिए, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ठीक है। और अगर आपने कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई तो भी हो सकता है, या अगर आपका ऑलरेडी कोई ब्रेस्ट डिजीज़ है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग बिफोर एज 10। 10 साल से पहले की उम्र में अगर आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो आने लग जाते हैं, मतलब 10 साल की एक बच्ची अभी हुई नहीं और उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गए, पीरियड शुरू हो गए, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। या फिर कोई फीमेल है जो कि ओबीस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी है, तो उसको हो सकती है। या फिर आप ऐसा करते हैं कि हाई फैट डाइट लेते हैं, ऐसे खाने खाते हैं जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर आप जो है लेट मेनोपेज में है। ऐसा होता है कि मेनोपॉज हमने पढ़ा था कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए, लेकिन नॉर्मली ये अबव 40 तक जाके फीमेल पहुंच जाती है तो इसके मेनोपॉज जो है वो स्टार्ट होने लग जाते हैं। लेकिन अगर एज ज़्यादा हो जाए फिर भी मेनोपॉज नहीं स्टार्ट हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस उसमें भी ज़्यादा होते हैं। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट ऑल द फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स जितने भी थे हमने पढ़ लिए, एंड आई होप कि आपको अच्छे से अच्छा क्लियर हो चुका होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप बिला झिझक पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई
एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।